Assalamualaikum ladies and gentlemen and welcome back to another episode of Sama Money with Ghazal। और फाइनली बजट आ चुका है। कल औरंगजेब साहब ने नेशनल असेंबली में 17,573 अरब रुपए का बजट प्रेजेंट कर दिया। अब इसमें काफी ज्यादा अच्छी चीजें भी हैं, काफी क्वेश्चनेबल भी हैं, काफी नॉट सो अच्छी, तो इसी सारे पे आज की डिस्कशन होगी। अच्छा, जो आज की जो मेन चीज थी ना बजट की, जो मेरे लिए, आपके लिए और हम जैसे जितने भी तनख्वाहदार तबके के लोग हैं उनके लिए ये है कि हम पर टैक्सेस बड़े ज्यादा कम कर दिए हैं। अब क्या वाकई इतने कम हुए हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं बढ़ा दिए? सारी चीजों पे आज डिस्कशन होगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरूक सलीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा करम है खुदा। फरूक साहब मुझे बताएं, बजट तो आ गया फाइनली, लेकिन कुछ चेंजेस आपको नजर आए या पिछले कई सालों से जैसे बजट आते जा रहे हैं वैसा ही था? देखिए, खास तौर पे 2010 के बाद जी पिछले 14-15 बजट जो आए हैं उनका कोई खास इम्पैक्ट ना इधर ना उधर। बजट को मेरे नजदीक मैं कहूँगा कि न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है। और स्लाइटली पॉजिटिव इसलिए कहता हूँ कि जैसे आपने अभी शुरू में कहा कि तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ रिलीफ है इसके अंदर, और फिर जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है उसके लिए काफी सारी रिलीफ है इसके अंदर, और कोई बहुत बड़े भारी भरकम किस्म के टैक्सेस जो हैं, नए टैक्सेस जो हैं वो कोई आयद नहीं किए गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ फ्रॉम न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, मैं तमाम देखने वालों को भी बताता चलूं कि सैलरीड क्लास पर कितने टैक्सेस कम हुए। अगर आपकी सालाना सैलरी जो है वो 6 लाख रुपए है तो अब आप टैक्स फ्री हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम जो है 6 से 12 लाख रुपए है, मतलब अगर आप माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अब आपको उस पर 1% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले 5% था। अगर आपकी एनुअल सैलरी 12 लाख से ऊपर है तो उस पर 30,000 की बजाय सिर्फ 6,000 टैक्स है, और 22 लाख सालाना तनख्वाह पर 15% से कम करके 11% टैक्स कर दिया गया है। फरूक साहब, गुड मूव? जी ऑफ कोर्स। तो इसके अलावा कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नहीं है जो हमारी नजर में नहीं आए हो? देखिए, इससे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन जो हो गया है मेरा ख्याल है उस पर भी शुक्र करें। दो किस्म के या 3 किस्म के जो टैक्सेस हैं, जिसमें मुझे एक तो इंटरनल तजाद नजर आता है। जी देखिए, एक तो पूरी दुनिया में जो है वो हौसला अफजाई की जा रही है ग्रीन पावर की, सोलर की, विंड की, और हमारे यहाँ वो 18% हमने टैक्स देखा सोलर पैनल। बिल्कुल 18% लगा दिया हमने। तो या तो बाकी की दुनिया जो है उसकी समझ में नहीं कुछ आ रहा और हम उनसे बहुत समझदार हैं, या वो गलत रास्ते पे चल निकले हैं। फिर एक तरफ जिक्र किया गया कि डिजिटाइजेशन की तरफ एफर्ट्स हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज और ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के ऊपर वो मजीद टैक्स लगा दिया गया है। अच्छा, कैन यू टेल अस कि ई कॉमर्स से हम देख रहे थे कि ई कॉमर्स से आप सर्विसेज ले रहे हैं या फिर आइटम जो भी खरीद रहे हैं उन पर इजाफी टैक्स लगा, कितना लगा? जी, मेरे ख्याल में कोई 18% ऑनलाइन टैक्सेस कोरियर कंपनीज और उनके ऊपर 18% का टैक्स ऐलान किया गया। वाह! तो रादर देन बूस्टिंग द ई कॉमर्स, आप तो फिर उनको रादर डिस्करेज नहीं कर रहे? अच्छा, अब देखिए, बुनियादी ढांचे पे आ जाए जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था। जी, अभी आपने बताया कि वजीर खजाना साहब ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत की आमदन 17,500 अरब हो। जी। इसमें से सिर्फ दो अखराजात जो वजीर खाना साहब ने खुद से बताए, 8,000 और तकरीबन कोई 500 अरब तो मुख्तस कर दिया गया सूद के लिए। बिल्कुल। और 8,000 कोई 500 अरब जो है वो सूदों को दे दिया जाएगा। ऐसे ही है। अब आप बहुत आगे हैं मुझसे हिसाब में, और 17,500 में से ये दो अखराजात अगर आप निकाल दें तो बाकी क्या बचता है वफाकी हुकूमत के पास? नहीं, 1 अरब से भी कम रह गया। अब 1 अरब है या सिफर समझ लीजिए, 1 अरब समझ लीजिए, अभी 2,500 अरब का जो दिफा का बजट है वो देना बाकी है, और आपका कहना है कि वफाकी हुकूमत के पास 1 अरब बचा है। अभी 1,000 अरब की पेंशन जो है वो देना बाकी है। अभी कोई 2,000 अरब का जो तरक्याती बजट निकलेगा वो देना बाकी है। इसी बात पे मैं आना चाह रहा था फरूक साहब। बजट के अगर आप डॉक्यूमेंट को जरा रीड करो, स्टडी करो, तो उसमें द मैथ इज नॉट मैथिंग। ये क्या हो क्या रहा है? ये देखिए, ये अब से नहीं, ये 15 साल से हो रहा। आपने वफाकी हुकूमत से पहले 2 अखराजात के बाद
उनकी जेब खाली कर दी, या आपके मुताबिक वो 1 अरब रुपया रह गया। अब सारा कुछ चला गया है सूबों के पास, और अगर हम बैठे रहें और तवक्को करें कि वफाकी हुकूमत कोई रिलीफ देने वाली है और वफाकी हुकूमत के बजट के नतीजे में दूध और शहद की लहरें बहने वाली हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि ये जो तवक्को लगाए बैठे लोग हैं मेरे जैसे, वो गलत सोच रहे हैं। वफाकी हुकूमत के पास तो आपके मुताबिक 1 अरब रुपया बचा है, बिल्कुल। और अखराजात अभी कोई आप समझ लीजिए कि 6-7 हजार अरब के बाकी रह गए। तो वफाकी हुकूमत से किसी किस्म की तवक्को लगाने वालों की गलती नहीं, तो फिर क्या प्लानिंग क्या होती है, क्या सोच के बनाते हैं? और ये जो अपने ये जो टारगेट्स वगैरह सारे सेट करते हैं, ये हमने देखा है कि हमेशा ऐसे ही हवा में तीर चलाने वाला काम है कि ये टारगेट हमने सेट कर दिया, जबकि हम पिछले अचीव नहीं कर पाते, हम अगली दफा उससे भी ऊंचे की छलांगे मार देते हैं। देखिए, ये 18वीं तरमीम के बाद इसकी जो शिद्दत है, जो आपने कहा कि हवाई बजट है, इसकी शिद्दत, इसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई। वफाकी हुकूमत के पास कुछ बचता नहीं है। फिर उसके बाद ओवर एस्टिमेट किए जाती है अपनी आमदन और अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं अखराजात, और फिर 6 महीने के बाद, साल के बाद हमें पता चलता है कि जो 6,500 अरब का खसारे का तखमीना लगाया गया था वो कोई 7-8 हजार अरब पे पहुंच जाता है। और असल फिगर आम आदमी के लिए, देखिए, बजट में बड़ा पेचीदा बना के इसको पेश किया जाता है, और बजट में हजारों अदाद शुमार आपके और मेरे ऊपर फेंके जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, एक फिगर अगर आप उस पर फोकस करना चाहें तो वो हुकूमती खसारे की है, बिल्कुल, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। और हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि बजट का जो खसारा है वो 100 माशी बीमारियों की जड़ है। ऐसे ही होता ये है कि अभी बताया गया कि 6,500 अरब का बजट का खसारा होगा। अब इसका मतलब ये है कि हुकूमत कर्जे लेगी, स्टेट बैंक से नोट छुपाएगी, और उसका फिर असर ये होता है कि अगर आपकी जेब में इस वक्त 1,000 रुपया पड़ा है और हुकूमत 6,000 अरब नया छाप लेती है, नए नोट आ जाते हैं, तो आपकी जेब में जो 1,000 रुपया पड़ा है उसकी कुव्वत खरीद बहुत बुरी तरह मुतासिर। बिल्कुल। तो होगा यही कि नए नोट छापे जाएंगे, और फिर आप सोचिए कि ये एक ढका छुपा सा टैक्स है। इसको कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि ये डाका है, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपकी मर्जी के मुताबिक आपसे कुछ पैसे छीन लिए जाए तो वो डाके की डेफिनेशन में आ जाते हैं। बात तो है। और वो जो 6,000 नोट छापे जाएंगे वो आपकी कुव्वत खरीद और मजीद कम कर देगा। आपकी मर्जी के बगैर जो आपकी जेब में 1,000 पड़ा है या 5,000 पड़ा है, उसके ऊपर एक मजीद टैक्स लग जाए। अभी मुझे याद है कि बजट आने से पहले मैं इधर बैठा था, आप उधर बैठे थे, हमारी गुफ्तगू चल रही थी, और तभी आप ये कह रहे थे कि मेन प्रॉब्लम जो है वो है अखराजात पे फोकस करना, उनको कम करना। तो फिर तो ये बजट देख के आपको बुरा तो लगा होगा आपको, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यही, या फिर आपको फिर भी उम्मीद थी कि शायद ये इस दफा कुछ सीख जाए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप हकायक देखें तो वफाकी हुकूमत या वफाकी वजीर खजाना के दोनों हाथ बंधे हैं। ऐसे ही है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ये एक हाथ बंधा है 18वीं तरमीम ने बांध दिया है, और दूसरा हाथ बंधा है जो हुकूमती नुकसानात हैं, जो इदारे हैं, चाहे PIA हो, चाहे वो हमारे डिस्को हो जो एनर्जी का सेक्टर है, चाहे वो सुई जो गैस है उसका सेक्टर हो, चाहे वो गंदम का सेक्टर हो, चाहे वो टास्को हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टील हो। तो आपने वजीर खजाना को उतार दिया है एक ऐसे मैदान में जहाँ पे बड़े बड़े अज़दहा बैठे, बिल्कुल, PIA बैठा है, डिस्कोस बैठी हैं, और पास्को बैठा है। ये सब अज़दहा जो हैं ये नुकसान पहुंचा रहे हैं वफाकी बजट। तो इन अज़दहा के ऊपर आप एक वफाकी वजीर खजाना को उतार देते हैं, उसके दोनों हाथ बांध के। तो आप सोचिए, इसमें तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन हकीकत जो है, ज़मीनी हकीकत ये। अच्छा, एक और इसमें पर्सपेक्टिव ये कि तभी हमारी बात हो रही थी, तभी ये दो मसले आ रहे थे। एक तो ये अखराजात पे फोकस करने वाला, और दूसरा था वन ऑफ द बिगेस्ट इफ नॉट दी बिगेस्ट टैक्स नेट को एक्सपैंड करने वाला।
इस पूरे बजट में भी हमें कहीं रिटेल सेक्टर का नहीं कुछ खास नजर आया, एग्रीकल्चर पे कोई खास टैक्स नहीं लगते हुए नजर आए। इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? दो मामले हैं। पहले तो ये मेरी सारी जिंदगी गुजर गई इस मुल्क में, मुझे कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आया जो टैक्स नेट के अंदर ना हो। हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स नेट में है। वो इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, टैक्स आप सबके ऊपर लगता है। तो ये कहना कि टैक्स नेट बढ़ाना है और पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते हैं, इसकी बुनियादी हकीकत कोई नहीं। ठीक है। अगर आप 2010 का हुकूमती बजट निकाल के देख लें, उसमें हुकूमत ने एफबीआर की जिम्मेदारी लगाई थी कि एफबीआर ने 1000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना है। अभी जो बजट आया है उसमें 14,000 अरब का टैक्स। बिल्कुल, वेरी वेरी एम्बिशियस टारगेट है मुझसे। तो फिर आप देखिए कि वो अब पिछले साल हुकूमत ने खुद बताया है कि उन्होंने 11,900 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया है। अगर 13-14 साल पहले 1,000 अरब का टैक्स था, अब 11,900 अरब का टैक्स इकट्ठा कर लिया गया है, तो फिर तो हर पाकिस्तानी टैक्स दे रहा है। लेकिन कुछ दूसरों से बहुत ज्यादा दे रहे हैं। नारा लगाती है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, लेकिन इसमें ये फैक्टर भी तो आता है ना कि कुछ सेक्टर से बहुत ज्यादा देते हैं। अच्छा, अब सोचिए कि बीमारी जो है वो बजट का खसारा है, और वो 6,500 अरब हमें वजीर खजाना साहब ने खुद से बताया है। आप कहते हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। आप रिटेल सेक्टर को पकड़ लें, आप उनके ऊपर टैक्स वसूल कर लें, आप 8, 10, 20 अरब रुपया मजीद इकट्ठा कर लेंगे। आप कहते हैं कि काली भेड़ें हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो उमरा हैं, पैसे के हैं, वो टैक्स नहीं देते, आप उनको भी पकड़ लें, आप 10-20 अरब रुपया उनसे इकट्ठा कर देंगे। तो साल के आखिर में आपने 40-50 अरब रुपया मजीद इकट्ठा कर लिया, बीमारी आपकी 6,000 अरब की है, तो सोल्यूशन कहाँ निकला? अच्छा फारूक साहब, पेंशन के हवाले से भी इस बजट में कुछ नई चीजें आई हैं, उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि 7% पेंशन में इंक्रीज आया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इंक्रीज आया है। पेंशन के हवाले से यह कि इंतकाल के बाद जो शरीक हयात को पेंशन मिलती थी वो 10 साल तक उसका दौरानिया कर दिया गया है। कम और दरमियानी पेंशन वाले लोगों पर टैक्स नहीं लगेगा। 70 साल से कम उम्र की ज्यादा पेंशन लेने वाले लोगों पर टैक्स लगेगा। इस मूव को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पेंशन का बोझ बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली, जिसको हम कहते हैं, वो विफाकी हुकूमत के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। उसका कोई सोल्यूशन निकालना, जो सोल्यूशन निकाला गया है, मैं समझ रहा हूँ कि कोशिश की गई है, लेकिन वो सोल्यूशन बनता नहीं है, वो दुरुस्त सोल्यूशन नहीं है। दुनिया भर में देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मैंने हुकूमत के साथ मुलाजमत शुरू की है, तो हुकूमत ने मेरे साथ एक मुआहदा किया है पेंशन का, उसके ऊपर हुकूमत को पूरा उतरना चाहिए। अगर हुकूमत पाकिस्तान भी अपने मुआहदे और अपने वादे पूरे नहीं करती, तो फिर बाकी बचेगा क्या? अब मामला ये है कि पेंशन की लायबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसका तरीकाकार दुनिया में ये है कि पेंशन फंड बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन दी जाती है, और वो पेंशन फंड जो हैं वो इन्वेस्ट किए जाते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए जाते हैं, और फिर वो बढ़ जाते हैं। और पेंशन की लायबिलिटी जब वो मुलाजमीन रिटायर होने लगते हैं, तो उनका पेंशन फंड जो है वो बढ़ चुका होता है रियल एस्टेट बढ़ती हुई कीमतों में या स्टॉक मार्केट की बढ़ती हुई कीमतों में। ये सोल्यूशन ढूंढा जाता है दुनिया भर में। हमारे यहाँ जो है वो कोई जदीद किस्म का जो बाकी दुनिया के सोल्यूशन है उनकी तरफ नहीं बढ़ा गया। ये कोई नई चीजें इख्तियार की गई हैं, जो मैं समझता हूँ कि मुझे डिटेल नहीं मालूम थी, लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने किसी से वादा किया था मुलाजमत शुरू करते वक्त, तो हुकूमत पाकिस्तान को वो वादा पूरा करना चाहिए। चलें जी, ये थी थोड़ी सी बजट की डिटेल्स जिसका हमने कोशिश की कि आपको थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके बताएं कि असल में है क्या सारा का सारा माजरा। बाकी और भी चीजें हैं बड़ी ज्यादा जो आप तक और ज्यादा सिंप्लीफाई करके लानी है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।